हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए पिशाचिनी की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की आगे की कहानी में। उससे पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। पिछले भाग में हमने सुना था कि निधि माया से मिलने आती है। माया निधि से बातें करती है और उसके बाद निधि उसका जो सामान लौटाने गई थी उसे लौटा कर अपने घर की तरफ वापस आती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचती। 3 घंटे बीत चुके हैं, निधि वापस नहीं आई तो राजन माया के घर के पास जाता है। आइए अब जानते हैं कि उसके आगे क्या हुआ और निधि कहाँ थी। राजन निधि को लेने के लिए माया के घर की ओर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि माया के घर में हल्की सी रोशनी हो रखी है। राजन जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। राजन, माया जी, निधि को बुला दीजिए। माया हैरान होकर, निधि जी, उन्हें तो गए हुए काफ़ी देर हो गई है, वो अब तक घर नहीं पहुंची। काफ़ी देर हो गई है? हमारा घर तो सामने ही है, यहाँ पर तो निधि नहीं आई। नहीं राजन जी, यदि वो घर पर होती तो मैं आपको अवश्य बताती। राजन सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कहाँ जा सकती है। वो किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की माँ सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो हिलने की कोशिश कर रही थी पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। राजन हताश घर की तरफ वापस लौटता है तो देखता है कि निधि घर में ही है। राजन हैरान हो जाता है। निधि घर में और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कब आई, मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दी। मैं इतनी देर से यहीं चहलकदमी कर रहा था, उसके आने का आभास मुझे होना ही चाहिए था। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी माँ सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। राजन माँ चिल्लाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। राजन ने माँ को सहारा देकर उठाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। उन्हें अपने हाथों में उसने उठाया और ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। राजन काफ़ी परेशान हो गया था अपनी माँ की इस हालत को देखकर। उसने तुरंत ही हॉस्पिटल में फ़ोन किया और कहा, हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट है। राजन को तुरंत ही हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिल गया। राजन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। निधि भी साथ में थी। माँ को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। राजन परेशान था कि डॉक्टर क्या जवाब देंगे और दूसरी परेशानी ये थी कि निधि कब आई। निधि वहीं खड़ी थी। राजन ने निधि से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? कहाँ थी मतलब? आपको बता कर गई थी ना कि माया जी के पास जा रही हूँ। तुम वहाँ से कब वापस आई? मैंने देखा कि आप किसी कार्य में व्यस्त थे तो मैं अंदर आ गई। वो तो ठीक है, पर जब माँ गिर गई तो तुमने माँ को भी नहीं उठाया। मुझे सचमुच पता नहीं चला कि माँ कब गिरी। कमाल करती हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज़ तक नहीं आई। राजन गुस्से में, खैर जाने दो। माँ को देखने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी माँ को पैरालिसिस अटैक हो गया है। राजन ये बात सुनकर हैरान हो गया और घबरा भी गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। राजन ने माँ के इलाज के पैसे जमा कर दिए। राजन और निधि घर की ओर चल दिए। काफ़ी रात हो चुकी थी। निधि ने खाना तो बना लिया था। राजन और निधि ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद राजन गहरी नींद में चला गया। राजन सपने में निधि को देख रहा था। निधि अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसकी दोनों बाहें राजन की ओर आगे बढ़ी हुई थी। निधि डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे बचा लीजिए राज, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से तेज़ गति से वो पीछे अंधेरे में चली गई, जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा हो। अंधेरे में जाते जाते अचानक से निधि गायब हो गई। ये देखकर राजन घबरा गया। राजन की नींद टूट गई। जैसे ही राजन की आंखें खुली, उसकी सांसें अटक गई क्योंकि उसके साथ निधि थी। घबराने की वजह निधि नहीं थी
बल्कि घबराने की वजह थी जिस तरह से वो लेट कर राजन को देख रही थी। राजन को याद आया, सपने में उसने माया को भी खुद को ऐसे लेट कर देखते देखा था। राजन ने अपने सर को झटका। वो अपने मन मस्तिष्क से माया का नाम और ख्याल निकाल रहा था। राजन खुद को संभालते हुए निधि से पूछ रहा था, ये क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही? निधि राजन के करीब आने लगी। राजन को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उसके करीब पहली बार आ रही है। राजन को ऐसा लग रहा था जैसे कि निधि उसके पास नहीं है। वो देखने में तो निधि जैसी लग रही थी, बट वो एहसास नहीं हो रहा था उसे। निधि राजन की ओर आगे बढ़ रही थी। राजन पीछे की ओर हट गया। उसने निधि को सोने के लिए कह दिया। निधि चुपचाप मुंह फेर कर लेट गई। राजन भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे थकान के कारण राजन को नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था, माँ के वार्ड के बाहर। माँ से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर भी माँ को देखकर कुछ बात करते हुए चले गए थे। उन्होंने राजन को उसकी माँ से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी थी, इसीलिए राजन बाहर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा था। राजन ने अंदर जाकर देखा तो कोई उसकी माँ का गला दबा रहा था। ये कोई काली सी परछाई सी दिखाई दे रही थी। राजन उससे ज़्यादा न देख पा रहा था, न ज़्यादा समझ पा रहा था। माँ का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। राजन बस दूर खड़े उन्हें देख पा रहा था, कुछ कहना चाह रहा था। राजन खुद को कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने बांध दिया है। इस कारण राजन व्याकुल महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि राजन की नींद टूट गई। उसे पसीना आ रहा था। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसे अपने घर में बदबू आने लगी। उस बदबू को समझने की वो कोशिश कर रहा था। जितना वो समझ पाया था उसके अनुसार ये बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में बस निधि का ख्याल आया। निधि, निधि ठीक तो है ना? वो मन ही मन सोचने लगा। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि वहाँ पर नहीं थी। निधि को उस कमरे में ना पाकर राजन की अवस्था और ख़राब हो गई। उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भागते हुए हाँफते हुए इधर उधर वो निधि को ढूंढने लगा। राजन निधि को सब जगह देख चुका था कि अचानक उसकी नज़र किचन की तरफ पड़ी। राजन किचन की ओर भागा। बदबू तेज़ होती जा रही थी। राजन किचन के दरवाजे पर खड़ा हतप्रभ दृश्य को देख रहा था। उसने देखा कि एक परछाई वहाँ बैठे एक चूहे को खा रही थी। उस अंधेरे में उस परछाई की केवल आंखें और दांत दिखाई दे रहे थे, जिन पर खून लगा हुआ था, और हाथ में एक चूहे का शरीर जिससे खून टपक रहा था। राजन के मन में ख्याल आया कि ये निधि ही है, क्योंकि निधि अपनी जगह पर नहीं थी और उस घर में निधि और राजन के अलावा भी कोई और मौजूद नहीं था। राजन किचन से भाग गया। उसको अचानक से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने उल्टियाँ भी की कई बार, और उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि कोई चूहा कैसे खा सकता है। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि चूहा खाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जो कि मांस मच्छी से दूर रहती है। राजन हैरान था कि निधि चूहा क्यों खा रही है। उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। राजन को निधि का ये हाल देखकर अपने सपने भी याद आने लगे। राजन की नज़र फिर अपने कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी। निधि वहीं सो रही थी। निधि यहाँ है तो वहाँ कौन था? और अगर वो निधि थी तो वो इतनी जल्दी यहाँ आकर सो कैसे गई? राजन का सर चकराने लगा। अचानक उसे याद आया कि सपने में उसने अपनी माँ की दम घुटने से मौत देखी थी। राजन ने हड़बड़ी में हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया। हॉस्पिटल से उसे खबर आई, हाँ, उसकी माँ का दम ज़रूर घुट रहा था, पर अब उनकी माँ की हालत बेहतर है। हॉस्पिटल से मिली खबर से राजन की जान में जान आई। भोर हो चुकी थी। घर के हालातों ने राजन को हैरान कर रखा था। राजन सुबह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। एक तो ऑफिस की परेशानी, दूसरा घर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो निधि के साथ नहीं किसी आत्मा के साथ रह रहा हो। राजन का मन, मस्तिष्क और शरीर जवाब दे रहा था। वो हर समय एक उलझन में रहता था। काम खत्म करने के बाद राजन ऑफिस से घर आया, पर उसके मन में डर था। उसके मन में सारे दिन उथल पुथल होती रहती थी। कई ख्याल एक साथ आपस में लड़ते रहते थे। आखिर क्या हो रहा है? माया कौन है? निधि जैसे क्यों नहीं? माया क्या चाहती है? क्या माया ने ही कुछ किया है निधि को? राजन जब ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा
वो पानी का गिलास पीने ही जा रहा था कि हॉस्पिटल से राजन को फ़ोन आया। रिसेप्शनिस्ट: क्या मैं मिस्टर राजन से बात कर रही हूँ? हाँ जी, बोलिए। मिस्टर राजन, आप बिना समय गंवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाइए। आपकी माँ जो एडमिट थी रूम नंबर 103 में, आज उनकी डेथ हो गई है। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनते ही राजन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सांस अटक गई, जैसे दुनिया ही थम गई हो। आज राजन की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राजन फफक फफक कर रोने लगा। निधि उसे सांत्वना देकर चुप कराने लगी। राजन और निधि दोनों हॉस्पिटल गए और माँ की बॉडी को रिसीव किया। बॉडी को रिसीव करते समय राजन को जो बात डॉक्टर ने बताई थी, वो बात राजन को हैरान कर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ सांस नहीं ले पा रही थी, जिससे उनके हार्ट पर प्रेशर पड़ा, दम घुटने और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। राजन को अपना सपना याद आया। उसने सपने में माँ का दम घुटते हुए देखा था। वो अंदर तक सहम गया। राजन समझ गया था जो होने वाला था उसने सपने में देखा। तो क्या निधि वाला सपना भी सच था? जो मेरे साथ, क्या वो निधि है या कोई और? बॉडी रिसीव करने के बाद राजन और निधि दोनों ने मिलकर माँ का जल्दी से अंतिम संस्कार किया। बहुत ज़्यादा लोगों को तो वो लोग नहीं जानते थे और परिवार में निधि और राजन के अलावा कोई था ही नहीं। माँ के जाने के बाद राजन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसका मन हर समय उदास रहने लगा। उसे लगता था कि अभी यहाँ से आकर माँ कहेगी, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आ, मेरी गोदी में सर रख ले। वो कहते हैं ना, जब तक हमारे पास सब कुछ होता है हमें उसकी उतनी अहमियत नहीं होती, पर जिस दिन हम उस शख्स को खो देते हैं हमें उसकी अहमियत का एहसास हो जाता है। राजन मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज माँ होती तो मैं उनसे अपनी उलझन बता पाता, वो मुझे कुछ ना कुछ सुझाव ज़रूर देती। राजन को ये बात भी अजीब लग रही थी कि अचानक उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। उसके 1-2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, वो भी हार्ट। माँ को मारी ही ना थी। बहुत अजीब था। राजन को वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके प्यार की कमी को महसूस कर रहा था। निधि सामने थी पर उसे पराई जैसी लग रही थी। इस समय राजन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। राजन के गर्दन के घाव के लिए डॉक्टर ने उसे दवा दी थी, कुछ दवाइयाँ खाने के लिए जो घाव को अंदर से भर दे, और एक दवा घाव पर लगाने के लिए। दवा खाते हुए राजन को करीब 1 हफ्ता हो गया था, पर घाव जैसे का तैसा, कोई सुधार नहीं। उस घाव में उसे दर्द और जलन दोनों महसूस होती थी। राजन असमंजस में है और काफ़ी परेशान भी है कि जो उसके साथ है वो उसकी पत्नी निधि है या कोई भ्रम हो रहा है। राजन ऑफिस से घर वापस आ चुका था। वो आज काफ़ी परेशान था, माँ को खो चुका था। राजन को याद आया कि वो जब से इस घर में आया है एक दिन भी सुकून की नींद उसे नहीं मिली है और अजीब अजीब सी चीज़ें उसके साथ होती हैं। राजन को याद आया कि ये घर दिलवाने में उसकी जिसने मदद की थी उसका नंबर अभी भी राजन के पास था। राजन मन ही मन सोचने लगा कि उस व्यक्ति से बात करे। राजन ने हरविंदर सिंह को फ़ोन लगाया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ, क्या मैं हरविंदर सिंह जी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी कहिए, मैं हरविंदर बोल रहा हूँ। हरविंदर जी, मुझे आपसे पूछना था, जो घर आपने मुझे दिलवाया है उसके बारे में ज़रा पूछताछ करनी थी। हरविंदर जी, मैंने तो कई फ्लैट्स दिलवाए हैं, आप बताइए मैंने आपको किधर फ्लैट दिलवाया है? हरविंदर जी, कांगड़ा के नूरपुर मोहल्ले में ही। नूरपुर का नाम सुनते ही हरविंदर सिंह चुप हो गए थोड़ी देर के लिए और फिर कुछ बोले। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हरविंदर जी, जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है। क्या आपने इस घर के बारे में मुझसे कुछ छुपाया है? नहीं नहीं सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। जो भी बातें थी मैंने आपको बताई हैं। बस एक बात है जो कि आपको नहीं पता थी, वो आपके घर के बारे में नहीं है बल्कि उस मोहल्ले के बारे में है। मोहल्ले के बारे में? ऐसा क्या है नूरपुर मोहल्ले के बारे में? राजन जी, मैंने ऐसा सुना है, पर मैं आपको ये गारंटी नहीं कह सकता कि जो मैंने सुना है वो सही है कि नहीं। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस मोहल्ले के बारे में ऐसा सुनने में आया था कि अचानक से कोई 16-17 साल की लड़की वहाँ से मोहल्ले से गायब हो गई थी। उसके बाद से अचानक से वहाँ कई नौजवान गायब हो चुके हैं।
जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि ये अफवाह है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हैं राजन जी? जो लड़की गायब हुई थी, क्या उसका नाम आप जानते हैं? नहीं नहीं सर, अफवाहों के बारे में कौन पता करता है। ठीक है, आपका धन्यवाद। और राजन ने फ़ोन काट दिया। राजन को कुछ खास जानकारी नहीं मिली। राजन मन ही मन सोचने लगा, कौन सी 16-17 साल की लड़की गायब हुई थी? यहाँ तो अजीब अजीब हरकतें, ऐसा लगा है मिसेस माया कर रही है। यह सब कुछ मिसेस माया ही कर रही है। और वो जो 16-17 साल की लड़की की गायब होने की खबर थी, वो महज अफवाह है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी राजन का मन बाहर टहलने का हुआ। उसे अब अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे बांधना चाहता हो। राजन बाहर टहल ही रहा था कि अचानक से वहाँ मिसेस माया से वो टकरा गया। राजन डर गया और पीछे हट गया। क्या हुआ राजन जी? इतनी रात को आप यहाँ टहल रहे हैं? मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप रात को बाहर ना निकले। यहाँ पर रात को बाहर निकलने में खतरा है। कोई खतरा है या आप खतरा है मिसेस माया? राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन के मन में आया कि वो कह दे, पर उसने सोचा कि सीधे सीधे कहना खतरे को बढ़ा सकता है। राजन काफ़ी परेशान दिख रहा था। माया ने राजन से पूछा, क्या हुआ राजन जी, आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं? राजन ने अनमने मन से कह दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। निधि जी कैसी हैं? वो भी ठीक है, और आप हम लोगों से दूर रहिए। माया को ये बात कुछ अजीब लगी, पर माया ने कुछ नहीं कहा। इधर राजन मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं माया अब क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। राजन मुड़कर जा ही रहा था कि माया ने राजन की गर्दन पर एक घाव देखा। देखने में वो घाव माया को बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए माया ने आगे बढ़कर पूछा, राजन जी बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी गर्दन पे जो घाव है वो कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। माया ने टोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर राजन, आपका ये घाव मामूली घाव नहीं है और ये किसी भी दवा के लेने से ठीक नहीं होगा। आपको मैंने पहले ही अवगत कराया था कि रात को बाहर ना निकले, रात को अपने घर का दरवाज़ा ना खोले, पर शायद आपने मेरी बात पर कोई गौर नहीं किया। मैंने आपको देवी माँ दुर्गा की मूर्ति भी दी थी, पर आपने वो भी उठाकर पता नहीं कहाँ रख दी। राजन हैरान होकर माया को देखने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने कहा, मैंने कहा माता जी की मूर्ति को यहाँ वहाँ किया। आप ही पहली बार आई थी और आपने मूर्ति दी थी। उसके बाद आप खुद ही दोबारा आई और आपने कहा कि आपसे गलती हो गई, आपने मुझे गलत मूर्ति दे दी और आप दूसरी मूर्ति लेकर आई और आपने मुझे उस पहली मूर्ति को फेंकने के लिए कहा। राजन की बात सुनकर माया बहुत हैरान थी और उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये उसी पिशाची शक्ति का साया था जिसे राजन नहीं पहचान सका, और उसके बहकावे में आकर वो मूर्ति फेंक दी। माया ने राजन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर खींचकर लेकर चली गई। राजन विरोध करना चाह रहा था, पर पूरी तरीके से विरोध कर भी नहीं पा रहा था और हैरान हो गया था कि क्यों माया जी उसे खींचकर अपने घर ले जाना चाह रही हैं। माया जी के घर के अंदर पहुंचते ही मानो राजन की दृष्टि माया जी को लेकर बदल गई। माया के पूरे घर में हल्की रोशनी थी। भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें थी, कई किताबें थी जिनमें ऐसी पिशाची शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। हतप्रभ होकर राजन के मुंह से निकला, आपका घर बेहद खूबसूरत है माया जी, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप करती क्या हैं। अच्छा माया जी, काली शक्तियों का ज्ञान रखती हैं आप? मेरे साथ जो ये हो रहा है ये आपकी ही देन है। माया हैरान होकर राजन को देखने लगती है। मेरी देन है? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राजन? कैसे बताऊं माया जी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। आप मेरे इतने करीब आई थी और आपने अपने होठों से मेरी गर्दन पर, छी मुझे शर्म आ रही है। हम दोनों शादीशुदा हैं, पर आप सिर्फ अपनी काली शक्तियों के लिए इस तरीके की हरकत करेंगी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। राजन जी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। यदि इस प्रकार की कोई शक्ति होती भी मेरे पास, तो वो भी मैं मानव भलाई के लिए करती, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। राजन जी, मैं भूत प्रेतों के विषय में पढ़ती हूँ और उन्हीं पर मैं रिसर्च करती हूँ। मैं जो भी परलौकिक शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए उनके विषय में अक्सर ज्ञान प्राप्त करती रहती हूँ। कांगड़ा आना भी मेरे और मेरे पति के रिसर्च का ही एक हिस्सा था। मेरे पति को बाद में भानगढ़ के लिए ऑफ़र मिल गया
और वो वहाँ चले गए, क्योंकि हम दोनों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र था ये। और उन्हीं से मैंने कहा था कि इस जगह पर मैं रिसर्च कर लूँगी अकेले। मैं रिसर्च तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ राजन जी, पर अपनी रिसर्च के लिए मैं किसी की जान को खतरे में नहीं लाना चाहती। इसलिए मेरी रिसर्च बहुत समय से अटकी हुई है। मेरी सोच के चलते ही मैंने ये पहचाना कि रात को अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर लोग जो गायब होते हैं वो नौजवान होते हैं। बुज़ुर्ग लोगों पर ये हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो लोग भी गायब हुए हैं उनकी लाशें तक नहीं मिलती। जो कुछ लाशें मिली भी हैं तो उनमें शरीर में खून नहीं रहता। कई जगह से मांस गायब होता है। लाशों की स्थिति वो होती है कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। माया जी की बात सुनकर राजन बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि माया ने उससे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। माया जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? राजन जी, मैं आप लोगों को बता सकती थी, पर मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ नए नए आए हैं और आप लोगों को इतनी जल्दी में ये सब कुछ बताना आप लोगों की जान को खतरे में लाना होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को सतर्क किया कि आप लोग बाहर ना निकले, और आप लोगों को इस विषय में कुछ नहीं बताया। तो पीहू आपको लेकर मुझे क्यों टोक रही थी? पीहू? कौन पीहू? वही पीहू जो हम लोग के पड़ोस में रहती है और करीब 16-17 साल की है। अरे उसका दूसरा नाम भी है। रुकिए रुकिए, हाँ याद आया, अनामिका। अनामिका नाम सुनते ही माया की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरान हो गई और पूछने लगी, आप अनामिका से मिले हैं? आपको यकीन है मिस्टर राजन कि आपको जो मिली थी वो अनामिका थी? जी बिल्कुल यकीन है, अनामिका ही थी। उसने अपना नाम अनामिका ही बताया था और करीब 16-17 साल की उम्र की थी। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए राजन जी, जो पहली लड़की इस मोहल्ले से गायब हुई थी वो कोई और नहीं, अनामिका ही थी। और आपने जो मुझे पीहू नाम बताया है, इस नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। उसका पुकारू नाम अनु था। जैसा कि आपने कई बार मुझे बताया कि आपकी पड़ोसी थी। हाँ, जो पड़ोस का घर है आपके, उसी घर में अनामिका रहती थी। माया की बात सुनते ही राजन को झटका सा लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मन में ख्याल आने लगे कि मैं रोज़ एक आत्मा से मिलता था। मैं किससे मिलता था? वो कौन थी? मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ राजन जी, और आपको हैरानी होगी ये जानकर शायद उसका अगला शिकार आप हैं। इसीलिए वो आपसे रोज़ मिलती है। और ये जो घाव आपको दिया है ये अनामिका ने दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि उसने आपको मारा नहीं। ये घर तो माया जी आप आती थी ना? नहीं राजन जी, उसने आपको छला है। ये बस छलावा है। आपको बस ये लगता था कि मैं हूँ, पर मैं नहीं होती थी, वो अनामिका ही थी। तो मेरे घर में इस वक्त कौन है? मुझे नहीं लगता कि वो मेरी पत्नी निधि है। तो क्या वो अनामिका है? माया जी, और जब अनामिका की उम्र छोटी थी तो वो छोटी उम्र में गायब हो गई थी। तो वो इस तरीके की हरकतें किस प्रकार कर सकती है? राजन जी, परलौकिक शक्ति है वो कुछ भी कर सकती है। राजन जी, आप अनामिका से मिले हैं, आपने उसको देखा है। आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पहचानने में कि वो किस प्रकार की शक्ति है, तभी उससे लड़ने में मुझे आसानी होगी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत है, बहुत बड़ी बड़ी और एकदम काली, जैसे अमावस्या की रात होती है। और बहुत लंबे लंबे घने बाल है उसके, बेहद रेशमी और खूबसूरत। मासूम सी छोटी सी नाक और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है। छोटे छोटे दांत है और कुछ नुकीले दांत भी हैं। रूप में तो वो अगर कही जाए तो उसकी उम्र छोटी थी, वरना वो तो एकदम अप्सरा लगती है। राजन की बात सुनकर माया ने एक पुस्तक निकाली जिसमें पिशाचिनियों के बारे में लिखा हुआ था। माया पढ़ने लगती है। पिशाचिनी एक अलग प्रकार की योनि होती है। ये भूत प्रेत से अलग होती है और ये आत्मा भी नहीं होती। जिस प्रकार सकारात्मक पूजन हेतु भगवान का आवाहन किया जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिशाचिनी का आवाहन किया जाता है। पिशाचिनी को सिद्ध करना आसान नहीं होता। पिशाचिनी को सिद्ध करने में 1 महीना बीत जाता है। पिशाचिनी को सिद्ध करने में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि उस पूजन के दौरान मनुष्य को उठना मना होता है। उसे भोजन ग्रहण या मल मूत्र त्याग, स्नान आदि सब उसी स्थल पर करना होता है। पिशाचिनी मंत्र को करीब 11,000 बार एक दिन में बोलना होता है। माया आगे पढ़ती है कि जिस दिन पिशाचिनी सिद्धि पूर्ण होती है उस दिन पिशाचिनी को एक बलि दी जाती है। पिशाचिनी की बलि के लिए कुंवारी कन्या को ही लिया जाता है। किसी भी कारणवश यदि बलि अधूरी या गलत हो जाती है तो उसके परिणाम भयानक होते हैं।
मनुष्य इस प्रकार की सिद्धि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। पिशाचनी देखने में बेहद खूबसूरत होती है, एकदम अप्सराओं जैसी। पिशाचनियों का मन बेहद चंचल होता है। इनकी आंखें गहरे काले रंग की होती हैं। घने लंबे काले काले रेशमी बाल होते हैं, लंबे नाखून, नुकीले दांत और सुर्ख लाल होठ। पिशाचनी की शक्ति के बारे में बात की जाए तो पिशाचनी व्यवहार से बेहद चंचल होती है, परंतु बहुत ही शक्तिशाली होती है। पिशाचनियों की शक्तियाँ भूत प्रेत और चुड़ैलों से कहीं अधिक होती हैं। पिशाचनी रूप बदलने और छलावा करने में निपुण होती है। ये मायाजाल बनाकर भी मनुष्य को भ्रमित करती है। कुछ लोगों से ऐसा भी सुनने में आया है कि पिशाचनियाँ जब आपके जीवन में आती हैं, आपसे आसक्त होकर वो आपके लिए भाग्य लेकर आती हैं, और जब उन्हें जाने को कहते हैं तो वो आपको दुर्भाग्य का श्राप देकर जाती हैं। पिशाचनियों के जाते ही मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है। उसे कई प्रकार के घाटे होते हैं, जन धन हानि झेलनी पड़ती है। पिशाचनियों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। यदि ये बलि किसी भी प्रकार से विफल हो जाए तो उस जीव की आत्मा भटकती है। वो भटकती आत्मा रक्त की प्यासी होती है और उसका आहार कच्चा मांस होता है। वो जीवों का शिकार करती है। उसका शरीर एक जिंदा लाश के समान हो जाता है, जो कि बेहद शक्तिशाली होता है, और वो जीवों को खाने से अपने अंदर शक्तियाँ अर्जित करती है, और उसी तरह उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो खूबसूरत बनी रहती है। ये जिसके प्रति आसक्त हो जाती है उसका शिकार आसानी से नहीं करती। ये उसे अपने ही रूप में बदलने के लिए सही समय का इंतज़ार करती है। इसके बाद माया ग्रंथ को बंद कर देती है। माया कहती है कि अब समझ आया कि वो आपका शिकार क्यों नहीं कर रही थी। वो तो बहुत शक्तिशाली है माया जी, हम उसका सामना कैसे करेंगे? पता नहीं राजन जी, इसके बारे में ग्रंथ में नहीं बताया गया है। राजन जी, मुझे लगता है आपके घर में जो है वो निधि नहीं है, वो कोई और ही है। शायद उसने अपनी माया का जाल बुन दिया है। हमें चलना होगा अभी अनामिका के घर। राजन बहुत डरा हुआ है, पर वो फिर भी तैयार हो जाता है और आश्चर्य में पूछता है कि हम उसका सामना किस प्रकार करेंगे माया जी। माया गंगा जल लेती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वो सदैव गले में एक माता का लॉकेट पहने रहती है। वो राजन को भी उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती है और एक माता का लॉकेट उसे भी पहना देती है। हनुमान चालीसा आती है ना राजन जी? अनोखे अंदाज में माया पूछती है। घबराई हुई आवाज़ में राजन पूछता है, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? माया कहती है, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। माया और राजन दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। राजन बहुत घबराया हुआ है। दोनों अनामिका के घर के बाहर खड़े हैं। अनामिका के घर का ताला लगा हुआ है। माया इधर उधर देख रही है। राजन उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं? माया कहती है कि वो ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही है। राजन भी इधर उधर ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नज़र वहाँ पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। राजन पत्थर उठा कर लाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि अचानक तेज़ आंधी आ जाती है। आंधी आने के बाद भी जब राजन ताला तोड़ने में नहीं रुकता तो राजन के घर में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आने लगती है। राजन रुक जाता है और अपने घर की ओर देखता है। राजन वो पत्थर वहीं फेंक कर जाने वाला होता है कि माया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं राजन जी, आप नहीं जाएंगे। ये उसकी चाल है। वो नहीं चाहती कि हम उसके बारे में जानें, इसलिए वो आपको भटका रही है। आंधी से वहाँ पड़ी आसपास की धूल आंखों में जाने लगती है और देखने में बहुत तकलीफ होने लगती है। चलती हुई आंधी में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी राजन कोशिश करता है और ताला तोड़ देता है। तो अचानक से आंधी रुक जाती है। दरवाजे की कड़ी खोलकर राजन दरवाज़ा खोलता है तो सन्न रह जाता है। राजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। माया राजन के ठीक पीछे खड़ी थी। राजन देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे के करीब एक चेहरा है। ये चेहरा किसी और का नहीं, अनामिका का है। राजन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पसीना आने लगता है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, और अचानक से राजन बेहोश हो जाता है। माया को अनामिका नहीं दिख रही थी। माया घर के अंदर दाखिल होती है और पानी ढूंढने लगती है। किचन की तरफ जाती है तो नल से कुछ पानी आ रहा होता है, तो वो पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करके लाकर राजन के मुंह पर छींटे मारती है। दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बहुत गंदा हुआ है। हर सामान पर धूल की परतें जमी हुई है। घर में ज़रूरत का सभी सामान वैसे ही है जैसे शायद अनामिका का परिवार छोड़कर चला गया। अनामिका के गायब होने के बाद
उसके परिवार के भी लोग अचानक से गायब हो जाने की खबर आई थी। घर में जहाँ तहाँ जाले भी लगे हुए थे। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। राजन एक तस्वीर के करीब जाता है, उसकी धूल हटाने लगता है। उसमें मिस्टर खुराना, मिसेस खुराना, अनामिका और उसके एक भाई की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर राजन दंग रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जो उसे पीहू के नाम से मिली थी। राजन को अब माया की बातों पर यकीन होने लगता है कि माया जो भी कह रही है वो सही कह रही है। राजन माया के पास जाता है और कहता है, माया जी, यही वो लड़की है जिससे मैं उसे मिला था। माया जी उस तस्वीर के करीब जाती है और तस्वीर को ध्यान से देखती है तो अचानक माया को याद आता है कि उसने ये तस्वीर पहले भी कहीं देखी है। कहाँ उसे याद नहीं आ रहा होता है। माया अपने दिमाग पर जोर डालती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अनामिका की ये तस्वीर अखबारों में देखी थी। उसके और उसके परिवार के गायब होने की खबर के साथ अचानक से तेज़ हवा के झोंके चलने लगते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है। घर में सामानों पर पड़ी धूल उड़ने लगती है और तस्वीरें गिरने लगती हैं। राजन काफ़ी डर जाता है। माया मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम यहीं हो और तुम ये क्या चाहती हो मैं ये नहीं जानती। क्यों हो यहाँ ये भी नहीं जानती। क्या हुआ तुम्हारे साथ ये भी नहीं जानती, पर तुम्हारी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकती हूँ। अनामिका, अनु, तुम यहीं हो, मुझे पता है। अनु, सामने आओ, सामने आओ अनु। अट्टहास के साथ वहाँ अनु प्रकट हो जाती है। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजने लगती है। राजन और माया दोनों को देखकर वो कुटिल मुस्कान देती है, हंसती है और कहती है, मैं कौन हूँ? मैं पीहू हूँ। और ज़ोरों से हंसने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अनामिका है। तुम अपने आप को पीहू क्यों बता रही हो? क्योंकि अब मैं प्यासी हूँ, रक्त की प्यासी। ज़ोरों से हंसने लगती है और माया से कहती है, तुझे मारना चाहती थी पर तू तो खुद ही मरने चली आई। मेरा काम बहुत आसान कर दिया तूने। इतना आसान भी नहीं अनामिका। मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे बारे में जानने आई हूँ। मेरे बारे में क्या जानेगी तू और जानकर क्या करेगी? मेरे बारे में जानकर तो मेरी शक्ति को कमज़ोर करना चाहती है। मूर्ख है तू। इतना आसान नहीं है अनामिका को हराना। अनामिका विलक्षण गुणों से बनी है। अनामिका ज़ोर से चीखने लगती है। उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। आंखें पूरी काली हो जाती है और दांत लाल लाल दिखाई देते हैं। उसके होठों से टपक कर खून ठुड्डी तक जा रहा होता है। ये दृश्य देखकर राजन के पैर कांपने लगते हैं, पर माया अभी भी वैसी ही अडिग खड़ी थी, क्योंकि माया पहली बार किसी रूह का सामना नहीं कर रही थी। वह ऐसी कई रूहों का सामना कर चुकी है। माया अनामिका को ध्यान से देखकर उसका अध्ययन कर रही थी। माया ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, मंत्र बोला और उसे अनामिका के ऊपर डाल दिया। अनामिका का साया उससे जलने लगा, जगह जगह से काला पड़ने लगा। माया ने अनामिका से कहा कि तूने क्या सोचा मैं इतनी मूर्ख हूँ कि बिना हथियारों के तेरे पास आऊँगी? मैं तेरे खिलाफ सभी मजबूत हथियारों से लैस हूँ। माया के ऐसा करने से कुछ देर के लिए अनामिका वहाँ से चली जाती है। वो लोग अनामिका के जाने के बाद घर में छानबीन कर रहे थे। अनामिका के घर में अनामिका की कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें बेहद खूबसूरत नटखट और मासूम सी बच्ची दिख रही है। उसकी तस्वीर देखे हुए राजन के मुंह से निकल जाता है कि माया जी देखिए, इसे देखकर लगता है कि ये लड़की आज इतनी खतरनाक हो गई है। ज़रूर कुछ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। आप सही कह रहे हैं, या तो गलत हुआ है या उसे खुद ही उसके साथ गलत करने पर किसी ने मजबूर किया है। वो हमें पता लगाना होगा। खोजबीन के दौरान उन लोगों के हाथों में एक एल्बम भी लग जाती है। वो दोनों एल्बम लेकर उस घर से बाहर आ जाते हैं। माया और राजन दोनों माया के घर आ जाते हैं। माया सोचने लगती है कि आगे क्या करना है। क्या हुआ माया जी? राजन जी, हमें ये पता करना होगा आखिर अनामिका कौन थी, कैसी थी। अनामिका के बारे में जाने बिना हम उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो तो ठीक है माया जी, पर निधि घर पर अकेली होगी। आपके घर पर जो है वो निधि नहीं है राजन जी, अनामिका है। वो आपको छल रही है। राजन घर की तरफ देखता है। निधि उसे पुकार रही है, दोनों हाथों को फैलाकर। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या तुम अपनी निधि को नहीं पहचानते? क्या तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? माया जी झूठ कह रही है राज। मैं अनामिका नहीं हूँ, उसका छल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी निधि हूँ, जिससे प्यार करते हो तुम और जो तुमसे प्यार करती है। राजन निधि की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि माया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं राजन जी, निधि नहीं है ये।
ये अनामिका है, वो आपको छल रही है। निधि और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। निधि को ऐसा रोते देख राजन की हालत खराब हो जाती है। वो माया के यहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि निधि गायब हो जाती है। राजन वहीं परेशान हाल में निधि निधि चिल्लाने लगता है और अपने बालों को पकड़कर रोने लगता है। राजन अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करता है। ये हाथ माया जी का था। माया, नहीं राजेंद्र जी, रोइए मत। वो जो थी वो आपकी पत्नी निधि नहीं थी, वो अनामिका थी। वो आपको छल रही थी। आपकी पत्नी निधि जिंदा है और उसे बचाने के लिए हमें जल्दी कोई उपाय करना होगा। अपनी माँ को खो देने के बाद राजन काफ़ी टूट चुका था और निधि को खोने का डर उसे सता रहा था। और माया जी थी जिस पर वो विश्वास कर रहा था। आंखों में भरे आंसू लिए हुए माया जी को एक विश्वास से देख रहा था और कह रहा था, माया जी, आप उसे बचा लेंगी ना? आप मेरी पत्नी को बचा लेंगी ना? माया ने पूरे विश्वास के साथ राजन से कहा, हाँ राजन जी, हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। और मन ही मन सोचने लगी कि वो खुद भी नहीं जानती कि वो निधि को कैसे बचाएगी, पर मन ही मन सोचने लगी थी कि वो बचेगी या नहीं। वो ये सच अभी राजन को नहीं बता सकती, या लड़ाई लड़ने के लिए राजन का अपने ऊपर विश्वास और निधि को खोने का डर उसे शक्ति देगा। हो सकता है कि यही शक्ति उनकी जीत की सीढ़ी भी बन जाए। चलिए माया जी, पता करते हैं कि आखिर यह अनामिका थी कौन, कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। मुझे अपनी निधि को बचाना है। न जाने वो किस हाल में होगी, अनामिका ने उसके साथ क्या किया होगा या उसे किस हाल में रखा होगा। वो गर्भवती है और मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। अपनी माँ को खोने के बाद राजन के अंदर निधि को खोने का डर भी आ जाता है। इसलिए वो माया के साथ अनामिका के बारे में पता करने के लिए जाने को तैयार हो जाता है। दोनों निकल गए। राजन जी, हमें सड़क के उस तरफ के घर से शुरुआत करनी होगी। हम पहले घर से शुरुआत करेंगे। सड़क के इस पार सिर्फ आपका और अनामिका का घर है और कोई यहाँ नहीं रहता, और उसके सामने सिर्फ मेरा घर है, तो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। ठीक है माया जी। राजन और माया पहले घर में पहुँच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलने के लिए एक महिला बाहर आती है। वो कहती है, जी कहिए, क्या बात है? जी, मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। हम यहाँ किसी के बारे में पता कर रहे हैं। अगर आपकी मदद मिले तो हमें उसके बारे में शायद कुछ जानकारी मिल जाए। क्या आप अनामिका को जानती हैं? जी, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती। यहाँ आने से पहले मुझे बस इतना पता चला था कि इस मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई है जिसका नाम अनामिका है। हमें आए हुए कुछ 4 साल हुए हैं, तो फिर हमें अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया राजन से, यहाँ तो कुछ खास पता नहीं चला। राजन जी, अनामिका के बारे में पता करने के लिए हमें और आगे जाना होगा, देखना होगा और क्या पता चल सकता है। माया और राजन दूसरे घर पहुँचते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार भी दरवाज़ा खोलने के लिए एक महिला ही बाहर आती है। महिला कुछ अर्धावस्था की लग रही थी, करीब 45 साल की। नमस्ते, मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। हमें आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं, अगर आप हमारी मदद करें तो। हाँ हाँ, कहिए। जब मैं इस मोहल्ले में आई थी तो हमने अनामिका के बारे में कुछ सुना था। क्या आप अनामिका को जानती हैं? अनामिका का नाम सुनते उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। माया मन ही मन सोचने लगी, इन्हें ज़रूर कुछ पता है। यहाँ से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। महिला ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा और दोनों को सोफे पर बिठाया। उनके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आई और उनके सामने बैठ गई। वो पंजाबी लहजे में बोली, अनामिका के बारे में पता करने आए हो पुत्र? बिल्कुल सही घर आए हो। हाँ, मैं अनामिका को जानती हूँ। कहो, क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? अगर आप मदद करें तो, कि वो कैसी थी, कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। अनामिका बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब मैं यहाँ आई थी ना, वो करीब 10 बरस की थी। वो अक्सर हमारे घर आया करती थी। मेरी बेटी करीब 2 बरस की थी। अनामिका को बच्चे बहुत पसंद है। वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी, इसीलिए अक्सर मेरी बेटी के साथ खेलने आ जाया करती थी। स्वभाव से कुछ नटखट थी, पर जब भी मिलती तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मिलती। जब हम यहाँ नए नए आए थे, वो अक्सर मेरे घर आती और कहती, आंटी जी, आपको जो भी ज़रूरत हो मम्मी से कह दीजिएगा, वो आपकी मदद कर देंगे। और हमेशा मेरी बेटी के साथ खेलती, उसका ध्यान रखती। बड़ी हंसमुख थी और बोलती बहुत थी। मुझे आज भी याद है उसका वो मासूम चेहरा। अनामिका पर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। मैं अपनी बेटी को उसके साथ खेलने के लिए छोड़ देती। कभी वो हमारे घर आकर उसे खिलाती, कभी अपने घर ले जाकर खिलाती।
अनामिका और गुन्नू, मेरी बेटी, दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अनामिका करीब 16 बरस की हो गई थी। हम लोग यहाँ रहते 6 बरस बीत गए थे। हमारे परिवारों के बीच में भी काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे। अक्सर आना जाना, मिलना बैठना साथ हुआ करता था। अचानक एक दिन भाभी जी रोकर मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अनामिका पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चल रहा। भाभी जी की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई और एक झटका सा लगा कि अचानक अनामिका कहाँ गायब हो सकती है। एक दिन बीता, अनामिका नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने भी छानबीन की। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 1 महीना, पर अनामिका की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक से अनामिका के मम्मी पापा भी गायब हो गए और भाई भी कहीं चला गया। आज भी वो परिवार याद आता है तो मेरी आंखें भर आती हैं। ये तो आपने बताया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ क्या हुआ था आंटी जी? उसके साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता बेटा जी। अचानक से बच्ची गायब हो गई और कुछ पता ही नहीं चला। काफ़ी समय बाद जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने अनामिका को मृत घोषित कर फाइल में ही बंद कर दिया। उसके बाद परिवार भी गायब हो गया। फिर फाइल खुलवाने वाला कोई रहा ही नहीं। आंटी जी, जैसा कि आपने बताया कि अनामिका अक्सर आपके घर आती थी, तो कभी आपने उसके व्यवहार में कभी ऐसा कुछ देखा कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या कुछ भी शरारत कर सकती हो? बच्चों की शरारत एक अलग बात है बेटा जी। उसके अलावा तो मैंने अनामिका में ऐसा कुछ नहीं देखा जो मासूमियत और बचपन से भरा नहीं था। बड़ी ही मासूम बच्ची थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। माया और राजन घर से बाहर निकलते हैं। माया राजन से कहती है, राजन जी, हमें ये तो पता चल गया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं। लगता है कि उसकी मौत से ही कोई बहुत बड़ा राज जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसी हो चुकी है। जी माया जी, पर अब आगे क्या करने वाले हैं हम? पता नहीं राजन जी, इनकी ही तरह मुझे लगता है बाकी लोगों को भी अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। राजन जी, हमें कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो सिद्ध तांत्रिक को जानता हो। ये आंटी जी हमारी मदद कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिशाचिनी की सिद्धि आसान नहीं होती। वो बहुत ही कम साधु लोग करते हैं और पिशाचिनी को काबू करना भी आसान नहीं होता। उनको काबू करने के लिए तपस्या और सिद्धि दोनों की आवश्यकता है। हमें किसी ऐसे ही तपस्वी या तांत्रिक की आवश्यकता है जो कि इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। दोबारा से आंटी जी के घर की घंटी बजती है। आंटी जी माफ़ कीजिएगा, फिर से आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, पर क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद और कर सकती हैं? क्या बेटा जी, बोलो। आप यहाँ काफ़ी समय से रह रही हैं, तो आप किसी सिद्ध पुरुष को जानती हैं जो हमारी मदद कर सकता है? अनामिका सिद्ध पुरुष? क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अनामिका ऐसी लड़की नहीं थी। तुम क्यों उसे ऐसे बदनाम कर रही हो? नहीं आंटी जी, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या आप किसी सिद्ध पुरुष को जानती हैं? जो राजन जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने अनामिका को देखा है। हाँ, मैंने अनामिका को देखा है। एक नहीं, कई कई बार देखा है। अनामिका जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसकी कैद में मेरी पत्नी है। हमारी मदद कीजिए प्लीज़, मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में है। मैं सच में किसी भी तपस्या सिद्ध तांत्रिक को नहीं जानती हूँ। जानती होती तो मैं आप लोगों को अवश्य जानकारी देती। अनामिका के बारे में मुझे जो भी थोड़ा कुछ पता चला मैंने आपको बता दिया। माया और राजन दोनों बाहर आ गए और इस बात से भी हताश थे कि उस महिला को किसी भी सिद्ध तांत्रिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वरना उनका कार्य आसान हो जाता। राजन जी, अगर इन्हें किसी तांत्रिक के बारे में पता होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, पर अब हमारा काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हमें एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना है। ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कई साधु और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। आप वो पहाड़ी देख रहे हैं? माया ने अपने बाएं हाथ की उंगली से इशारा करते हुए दिखाया। उस पहाड़ी को देख रहे हैं? वहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं। आपको वहाँ जाकर एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सकता है। माया जी, आप ठीक तो कह रही हैं, लेकिन वो एक सिद्ध तांत्रिक है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? वो पहाड़ी न सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है, बल्कि वो पहाड़ी सुबह के समय कई पर्यटक घूमने आते हैं वहाँ, जिन्हें उनके गाइड घुमाने लाते हैं। पहाड़ी से आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसी पहाड़ी के पास एक मंदिर भी है, जहाँ पर्यटक अक्सर घूमने आते हैं।
वहाँ जो गाइड पर्यटकों को लेकर आते हैं उन्हें उन तांत्रिकों के बारे में पता होता है। दिन में तो वो पहाड़ी पर्यटक स्थल है, पर रात में वो सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है। माया जी, अगर तांत्रिक दिन में वहाँ नहीं आते तो कहाँ रहते हैं? वो कहीं नहीं जाते और वो कहीं नहीं आते। वो जो आप जंगल देख रहे हैं ना उस पहाड़ी पर, उसी जंगल में वो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। उन पहाड़ों की जानकारी किसी भी पर्यटक को नहीं दी जाती, या उनके लिए और सिद्धि करने वाले तांत्रिक दोनों की सुरक्षा के लिए है। आपको डर तो नहीं लगेगा? मैं किसी को आपकी मदद के लिए भेज सकती हूँ अगर आप चाहे तो। यदि कोई मेरे साथ चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डर तो नहीं लगेगा, पर हाँ, कोई साथ होगा तो उसकी मदद मिल जाएगी। माया किसी को फ़ोन करती है और उसे अपने घर में बुलाती है। राजन और माया दोनों अब माया के घर पहुंच जाते हैं। माया राजन का उस व्यक्ति से परिचय करवाती है। ये राजन जी है, इन्हीं की पत्नी है निधि, जो कि उस आत्मा अनामिका के कब्जे में है जिसे हमें बचाना है। और दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी टीम के मेंबर है, इनका नाम आशीष है, ये हमारी पूरी मदद करेंगे। अब आप लोग दोनों जितनी जल्दी हो सके उस तरफ निकलिए और जितनी जल्दी हो सके उस तांत्रिक को ढूंढ कर लाइए। जितनी जल्दी वो आएंगे उतना ही आसान हो जाएगा हमारा काम। मुझे लगता है कि आप दोनों के निकलने के लिए कल सुबह का समय बिल्कुल सही रहेगा। कल सुबह सुबह आप उस पहाड़ी की ओर निकल जाइएगा। राजन जी, आज रात आप यहीं रुक जाइए आशीष के साथ। कल सुबह दोनों लोग यहीं से प्रस्थान कीजिएगा। जी माया जी। सब लोग सो जाते हैं। सूरज उगने का समय हो रहा था। आशीष और राजन उठ चुके थे और दोनों तैयार हो चुके थे और अपने गंतव्य के लिए निकलने वाले थे। आशीष, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास, माया ने कहा। ओके मैम, हम चलते हैं। और आशीष और राजन दोनों निकल जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या आशीष और राजन उस सिद्ध तांत्रिक को लाने में कामयाब होंगे? क्या वो मिल पाएंगे उन पहाड़ों पे किसी सिद्ध तांत्रिक से जो इनकी मदद कर सके? क्या निधि वापस आ पाएगी? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में, जो मैं बहुत जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।